कहीं ना कहीं जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कोशिश की कि मायावती कैसे भी करके साथ आ जाए, कांग्रेस ने भी कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते कल जो उन्होंने इंटरव्यू में बात कही कि पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं मायावती का आशीर्वाद हमें मिलता ही रहा है। और यानी कि साफ जो संकेत उस वक्त दिए थे दुष्यंत चौटाला ने कि मैं किसानों के मसीहा के तौर पर हमेशा आपकी आवाज उठाऊंगा, उस आवाज को दबा दिया गया है। और बीजेपी का इस पर एक कड़ा रुख जो रहा था पिछले काफी वक्त में, वो कहीं ना कहीं गंभीर था। किसानों के खिलाफ बनते इस माहौल के चलते अब उन्होंने जो पोस्ट साझा किया, साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं ये खबरें महज सिर्फ अफवाहें हैं, किसी भी राजनीतिक दल के साथ वह जुड़ने नहीं जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किसी के भी साथ 8 दिनों के बाद कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। और अच्छा, चौधरी की बात चल रही है, जाटों की बात चल रही है, कुछ हद तक जाटों के ठाठ हरियाणा में भी हैं। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और जेजेपी के साथ जो 10 सीटें हैं लोकसभा के हरियाणा में, गठबंधन तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी का। क्या मतलब ये निकाल ले जाए कि सहयोगी दल जेजेपी के साथ गठबंधन तय नहीं हो पा रहा है? और जिस तरीके से अब यहाँ पर एक सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़ी है, क्या इसका मतलब ये है कि हरियाणा में भी बड़ी चोट बीजेपी को लगने वाली है? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में सिटिंग एमपी ब्रजेंद्र सिंह, जो कि या यूं कहें कि स्वतंत्रता सेनानी सर छोटू राम के पोते हैं, उनके पिता जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह लंबे वक्त से हरियाणा में जो 5 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनकी माता खुद जींद की उचाना सीट से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान वक्त में यदि देखा जाए तो जींद की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा सरकार में इस वक्त के जो है कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। तो ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह का कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ करके और पार्टी से यहाँ पर आना, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेना, कहीं ना कहीं उन्होंने घर वापसी के दावे किए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनका काफ़ी अच्छा सियासी वर्चस्व देखने को मिलता रहा है। साथ ही एक और बात बता दूं अक्षय, मैं यहाँ पर कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो हरियाणा में चल रहा है, इस चीज़ से जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कहीं ना कहीं नाखुश था। लगातार उन्होंने बयानबाजी की, ये कहा कि ये जो जेजेपी नामक गठबंधन है, ये हरियाणा से बीजेपी को ख़त्म कर देगा। क्योंकि जेजेपी के खिलाफ जो किसानों की पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई थी, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हो गई। लगातार ये मांग की जाने लगी दुष्यंत चौटाला से कि आप किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दीजिए। तमाम खाप प्रधानों ने ये मीटिंग की, बैठकें की, उनके साथ अपील की कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला बराबर बीजेपी के साथ गठबंधन में चलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद तमाम खाप पंचायतों ने यह निर्धारित किया कि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने किसानों के खिलाफ जो रुख अपनाया है, वो वाकई खेती के लिए, किसानी के लिए गंभीर हो सकता है। और ऐसे में इस वक्त की यदि बात करें तो हिसार हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है। दुष्यंत चौटाला अपने राजनीतिक करियर की पहली पारी हिसार से ही शुरू करते हैं। वहां पर लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिलती है और संसद में ट्रैक्टर से पहुंचते हैं। ये यानी कि साफ जो संकेत उस वक्त दिए थे दुष्यंत चौटाला ने कि मैं किसानों के मसीहा के तौर पर हमेशा आपकी आवाज उठाऊंगा, उस आवाज को दबा दिया गया है। और बीजेपी का इस पर एक कड़ा रुख जो रहा था पिछले काफी वक्त में, वो कहीं ना कहीं गंभीर था। किसानों के खिलाफ बनते इस माहौल के चलते अब कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने अपनी जमीन को बचाए रखने की कोशिश की है और ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और जिस तरीके से तमाम उन चीजों का हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, साफ तौर पर इशारा करता है कि हरियाणा में भी बड़ी चोट लगने की संभावना बीजेपी को बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जेजेपी के साथ गठबंधन भी तय नहीं हो पाया, जेजेपी हरियाणा का वो एकमात्र राजनीतिक दल जो बीजेपी की विचारधारा का कहीं ना कहीं समर्थन करता है, साथ ही इसीलिए गठबंधन में भी नजर आता है। इसीलिए यहां पर वो प्रमुख रूप से साथ माना जाता है, लेकिन वो भी अब इतर नजर आ रहा है। इतर की बात है तो चलते हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर। लगातार ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं आ रही हैं बीजेपी नेताओं की, आरएलडी नेताओं की। इस बीच प्रियांशी हमारी सहयोगी है, जानेंगे प्रियांशी से कि प्रियांशी, जिस तरीके से लगातार ये चीज़ें आ रही, खासतौर पर शनिवार को आरएलडी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आई समाजवादी पार्टी में शामिल होने की। ये चीज़ तब है जब कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में, ऐसे में मैं जिक्र करूंगा चंद्रशेखर आजाद, अगर वो आ जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं इंडिया गठबंधन में, तो क्या चुनौती जो है वो बीजेपी की और चिंताएं जो है वो बीजेपी की बढ़ने वाली है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के इंडिया गठबंधन में आ जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं बीजेपी की। लेकिन यहाँ पर अगर बात बहुजन
समाज पार्टी की कर ली जाए तो ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती थी, क्योंकि दावे ये किए गए थे कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर अब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, 20 से 22% वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में है दलित समुदाय का, और ऐसे में मायावती इसे बखूबी संभालती हुई नजर आई। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद मायावती से कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती जो लोकसभा चुनाव को लेकर साफ कह चुकी हैं कि अकेले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बार बार कहीं ना कहीं मायावती की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार उनके कसीदे कसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद वाकई में इंडिया गठबंधन में आते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की मुश्किलें इतनी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि चंद्रशेखर आज़ाद इसी तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में रामपुर में जो गोलीकांड होता हुआ नजर आया, इसके अलावा कानपुर में भी यहाँ पर कुछ घटनाएं होती हुई नजर आई, और अब चंद्रशेखर आज़ाद देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में भी होते हुए जो घटनाक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं उन पर भी आवाज उठा रहे हैं। तो ना सिर्फ वह योगी सरकार पर बल्कि मोदी सरकार पर भी अब अपनी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अपने वोट बैंक को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे, और अब वह कहीं ना कहीं जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कोशिश की कि मायावती कैसे भी करके साथ आ जाए, कांग्रेस ने भी कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते कल जो उन्होंने इंटरव्यू में बात कही कि पीछे के दरवाजे से कहीं ना कहीं मायावती का आशीर्वाद हमें मिलता ही रहा है, और अगर वाकई में ये बात सच होती है, वाकई में मायावती कहीं ना कहीं खुले तौर पर उन्हें समर्थन नहीं दे रही है लेकिन चुप्पी साधे हुए समर्थन दे रही है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अच्छा, समर्थन की बात आपने की, मायावती का जिक्र किया। दो प्रकार से आमतौर पर राजनीति में समर्थन देखने को मिलता है। एक, चुनावों से पहले राजनीतिक दल साथ आ जाते हैं, एक चुनावी परिणाम आने के बाद जो राजनीतिक दल अलग अलग रास्तों में नजर आते हैं वो एक राह पकड़ लेते हैं। क्या मायावती को लेकर ऐसा देखने को मिल सकता है अगर चुनावी परिणाम खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल एक तरफ बराबरी के लिए आए और बीजेपी एक तरफ बराबरी के लिए आए? देखिए, मायावती को लेकर तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि मायावती लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दलों के साथ आ जाए, ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं असंभव नजर आ रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट साझा किया, साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं ये खबरें महज सिर्फ अफवाहें हैं, किसी भी राजनीतिक दल के साथ वह जुड़ने नहीं जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किसी के भी साथ 8 दिनों के बाद कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। और इसके बाद अगर बात यहाँ पर कर ली जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं मायावती किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाएंगे, तो ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ना कहीं एक डर है मायावती को, ईडी सीबीआई की छापेमारी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, इसी वजह से वह विपक्षी दलों के साथ नहीं जा रही हैं। तो मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव अपने दम पर ही 80 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वह किसी दल के साथ जुड़ेंगी ये भी असंभव नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर असंभव नजर आ रहा है मायावती का किसी भी दल के साथ जाना। अब ये चीज देखने वाली भी बेहद अहम रहने वाली है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को आरएलडी के रूप में नया सहयोगी दल तो उत्तर प्रदेश में मिल गया है, लेकिन उस सहयोगी दल के एनडीए में आते ही कई जो नेता हैं, बूथ मैनेजमेंट, बूथ स्तर के कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। अब ये चीज, ये सिलसिला क्या आम चुनावों तक जारी रहेगा? क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो मुख्य विपक्षी दल हैं उन्हें बीजेपी के नेता छोड़ते हुए इसी तरीके से शामिल होते उसमें नजर आने वाले, या फिर बीजेपी में भी जिस तरीके से यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं की एंट्री का एक प्रकार से यहाँ लगातार सिलसिला जारी है, क्या उस सिलसिले पर यहाँ विपक्षी दल ही विराम लगा पाएंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी अपने नेताओं को रोकना और उन्हें मनाकर आगे चलना बड़ी चुनौती रहने वाली है। बहरहाल, इस सब पर अब आपका क्या कुछ मानना है? क्या बीजेपी अपने तमाम सहयोगी दलों के नेता और अपने नेताओं को रोक कर साथ आगे चल पाएगी? देश की 543 लोकसभा सीटों पर एकजुट होकर के चुनाव लड़ पाएगी, या उससे पहले ही पार्टी में एक और ऐसा बड़ा झटका हमें देखने को मिल सकता है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।